हेलो एवरीवन। क्लास 12 की फिजिक्स का इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 3 है यहाँ पर। पार्ट 3 में हम कूलॉम्स लॉ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए भी, जेई के लिए भी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो कूलॉम्स लॉ, ठीक है, फिजिक्स में जब भी ऐसे लॉ की बात करी जाती है, ठीक है, जैसे कूलॉम्स लॉ हो गया, केपलर्स लॉ हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे अगर लॉ की, ओम्स लॉ हो गया, ऐसे लॉ की बात अगर की जाएगी, ठीक है, तो लॉस में क्या होता है, आपका मैथमेटिकल इसको आप प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं बहुत सारे वेरिएबल्स के ऊपर और उसके बाद उसको क्या है, एक लॉ बना दिया जाता है। अगर वो यूनिवर्सल निकला उसके बाद उस पर बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं। अगर यूनिवर्सल वो प्रूफ निकला सभी जगह तो उसके बाद ये लॉज बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, बहुत सारी क्वांटिटीज के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, उसके ऊपर स्टडी की जाती है और उसके ऊपर फिर क्या किया जाता है, उसको फार्मूले में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अगर ये कुलॉम्स लॉ है तो हम पढ़ रहे थे चार्ज, तो ये चार्ज के बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन का, रिपल्सिव फोर्स का स्टडी है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ द अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये दो पॉइंट चार्ज के अंदर अट्रैक्शन और रिपल्सन के बीच क्या है, आपका एक फोर्स है। ठीक है, उसकी स्टडी की जाती है यहाँ पर। तो अगर ये दो चार्जेस के ऊपर अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का स्टडी है, ठीक है, तो हम जैसे लॉज को एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसी तरह से हम उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं पहले और उसके बाद हम कुछ रिजल्ट बनाते हैं और उस रिजल्ट के आधार पर हम बहुत सारी बातें करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेरिमेंटल में आ जाते हैं। ठीक है, सबसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पर दो चार्ज लिए हुए मैंने। यहाँ पर देखो, ये है आपका Q1 है, ठीक है, और सेकेंड है आपका Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पर दो आपको ऐसी मम्मीज दिख रही होगी जो दोनों चार्ज को पकड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, एक रोप से। अ, इसको मैं इधर उधर, आपको एक स्केल भी दिख रहा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं कुछ। अभी ये जो चार्ज है ये कुछ डिस्टेंस के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है, इनके बीच में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। Q1 चार्ज 4 पे रखा हुआ है, Q2 चार्ज 7 पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो नीचे रखा हुआ है वो चार्ज की क्वांटिटी दे रखी है। जैसे ये जो चार्ज लिखा हुआ है -4 माइक्रोकुलाम का, इसलिए मतलब Q1 क्या है, आपका नेगेटिव चार्ज है। -4 माइक्रोकुलाम मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर चार्ज Q2 जो है वो 8 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, हमने जब कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में कि दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो देखो ये दोनों कितने फोर्स से, ठीक है, 319 न्यूटन के फोर्स से ये दो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहली बात हम यहाँ पर जो कंक्लूजन निकालेंगे, देखो ये इतनी डिस्टेंस पे रखे हुए, इनकी चार्ज की क्वांटिटी अगर इतनी है तो क्या हो रहा है, इस पे जो लगने वाला है Q1 पे जो फोर्स लग रहा है, देखो ये Q1 पे जो फोर्स लग रहा है 319 के आसपास, Q2 पे जो फोर्स लग रहा है 319 के आसपास, वो दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाई Q2। ठीक है, तो ये जो फोर्स है वो Q1 के कारण है। ये जो Q1 पे जो फोर्स है, तो फोर्स ऑन Q1 पर जो फोर्स है वो किसकी वजह से है, Q2 की वजह से है। और फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ठीक है, ये जो ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर फोर्स ऑन Q2 बाई Q1, ये फोर्स किसकी वजह से, Q2 पर किसकी वजह से, Q1 की वजह से। ठीक है, तो ये जो फोर्स होते हैं किसी चार्ज के ऊपर, जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स होता है वो किसी और चार्ज की वजह से होता है, ना कि खुद की वजह से होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही रहेगा। दूसरा बात, ये जो फोर्स है, ठीक है, इसमें हम अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स की बात करेंगे। ये जो फोर्स है ये किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, चार्ज को कम ज़्यादा करता हूँ। जैसे चार्ज Q1 में वेरी करता हूँ। ठीक है, Q1 को सबसे पहले मैं 0 ले जाता हूँ, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स लगने वाला था वो 0 हो गया। देखो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये क्या हो गया, 0 हो गया। दोनों जगह क्या हो गया, 0। अगर दोनों चार्ज में से एक भी चार्ज अगर 0 हो जाता है, मतलब कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। मतलब कोई फोर्स वहां पर अप्लाई नहीं होता है, दोनों मम्मी ने चार्जेस को छोड़ दिया है। ठीक है, फिर अगर मैं Q1 को पॉजिटिव चार्ज देता हूँ, जैसे 2 माइक्रोकुलाम का चार्ज दिया, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्स लगता है वो 449 149 न्यूटन के आसपास एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, मैं सिमिलरली इसको बढ़ाते जाता हूँ, 4 माइक्रो कुलाम किया मैंने तो 299 कुलाम न्यूटन हो गया है। ठीक है, तो
मैं जैसे जैसे चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बढ़ा रहा हूँ, तो वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ रहा है। ठीक है, 6 माइक्रो कूलम्ब जैसे मैंने किया है, ठीक है, मैंने चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ाई है, इसलिए क्या हो गया ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी दोनों चार्ज के बीच में जो रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है, वो भी क्या हो गया, बढ़ गया है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर ये दोनों, ठीक है, यहाँ पर चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्या होता है, रिपल्सिव फोर्स है। और जैसे जैसे मैं चार्ज 1 की क्वांटिटी बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मैं चार्ज 1 को एक जगह फिक्स कर देता हूँ 2 माइक्रो कूलम्ब पे मैं फिक्स कर दिया है। अब मैं चार्ज 2 को वेरी करता हूँ। ठीक है, चार्ज 2 को जैसे जैसे पहले मैं 0 पे रख देता हूँ, 0 पे रखा, देखो Q2 चार्ज 0 पे रखा तो आपका फोर्स भी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, दोनों दोनों पर फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। अब मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव में बढ़ाता हूँ तो दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो रिपल्सिव फोर्स आएगा। ठीक है, जैसे जैसे देखो मैं चार्ज बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे आपका फोर्स बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, ऊपर ध्यान रखना, जो क्वांटिटी आपका नंबर जो है न्यूटन में, ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। तो 2 माइक्रो कूलम्ब पे इतना हो गया, 3 माइक्रो कूलम्ब पे ये 56 के अराउंड हो गया है। ठीक है, 4 माइक्रो कूलम्ब पे ये 74 के अराउंड हो गया है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक, 5 माइक्रो कूलम्ब पर ये क्या हो गया, 59 हो गया है। ठीक है, अब 6 माइक्रो कूलम्ब पे ये कितना हो गया है, 112 हो गया है। ठीक, 7 माइक्रो कूलम्ब पे, 8 पे, 9 पे और 10 पे, 10 माइक्रो कूलम्ब पे 187 हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम Q2 का जो मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं, तब आपका क्या हो रहा है, फोर्स रिपल्सिव फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब दोनों के बीच में जो रिपल्सन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं चार्ज 2 को नेगेटिव की तरफ ले जाता हूँ, तो नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। ठीक है, देखो ये एरो दोनों के क्या हो गए, अपोजिट हो गए, एक दूसरे की तरफ हो गए दोनों के एरो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसमें हम क्या रिजल्ट निकालेंगे कि फोर्स कब कब बढ़ेगा, जब हम चार्ज को बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 1 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज 2 बढ़ाएंगे तो भी फोर्स बढ़ेगा। इसका मतलब क्या है कि फोर्स चार्ज 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स चार्ज 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फोर्स चार्ज 1 और चार्ज 2 दोनों के क्या है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि अगर ये Q1 Q2 दो चार्ज है, ठीक है, r डिस्टेंस पे भी रखे हुए हैं, तो फोर्स ऑन वन, ठीक है, ये जो है यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन वन, इस पे ऊपर जो फोर्स लगेगा वो ड्यू टू टू होगा। ठीक है, इसके ऊपर होगा ड्यू टू टू, तो वो क्या हो जाएगा आपका F12। ठीक है, तो F12 क्या होगा, फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू टू। ठीक है, F12। ठीक है, और ये जो होगा F21 क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे तो ये क्या रहेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे, रिपल्सिव फोर्स रहेंगे। और ये दोनों के दोनों अगर क्या हो गए, एक दूसरे के नेगेटिव हो गया, एक पॉजिटिव हो गया, एक नेगेटिव हो गया, तो ये फोर्स जो रहेगा दोनों के दोनों क्या रहेगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन बोथ चार्ज आर इक्वल। ठीक है, ये दोनों जो फोर्स होंगे, ठीक है, पहली बात हमने यही करी थी कि जो चार्जेस पे लगने वाला जो मैग्नीट्यूड होगा F12 और F21, ये दोनों के दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। ठीक है, देखो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो F12 और F21, ठीक है, दोनों के दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, हम इसका क्या लेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे, तो दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, आपका इक्वल होगा। ठीक है, तो फर्स्ट हमने ये बात करी थी। दूसरी हमने बात करी थी कि कूलॉम्स फॉर ऑलवेज एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, तो फोर्स हमेशा क्या करेंगे, दोनों चार्जेस पे एक दूसरे के या तो विपरीत जाएंगे, अपोजिट जाएंगे, या एक दूसरे की तरफ आएंगे। ठीक है, तो दोनों ही केस में देखो अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, मतलब कि जो फोर्स का डायरेक्शन होगा दोनों का अलग अलग होगा। ठीक है, अगर एक एक्स एक्सिस पे प्लस की तरफ, माइनस की तरफ जा रहा है, तो एक एक्स एक्सिस पे प्लस की तरफ जाएगा, एक एक एक्सिस के प्लस की तरफ जाएगा तो एक क्या जाएगा, माइनस की तरफ जाएगा। ठीक है, किसी भी कंडीशन में आपके क्या रहेंगे, हमेशा अपोजिट लगेंगे। ठीक है, इसलिए क्या होता है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब भी एक्ट होता है ऑन डिफरेंट बॉडी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमेशा मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, अगर डिफरेंट बॉडी पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक है, आपने मैकेनिक्स में पढ़ा होगा 11th में। ठीक है, तो एक बॉडी पे फोर्स लगता था, दूसरे बॉडी पे उसकी क्या लगती थी, रिएक्शन लगती थी। ठीक है, तो अगर मान लो कि इस बॉडी पे इसका फोर्स है, इस बॉडी पे Q1 की वजह से फोर्स है,
तो इस बॉडी पे क्या है, उसका रिएक्शन है, ठीक है। तो कुछ भी मान सकते हैं, अगर इस पे Q2 का फोर्स है, ठीक है, इस पर Q2 का फोर्स है, तो F12 इसका क्या हो जाएगा, Q2 का फोर्स है, ये वाला Q2 का फोर्स है, तो ये इसका क्या रहेगा, रिएक्शन रहेगा। तो एक हमेशा एक्शन रहेगा, एक दूसरा क्या रहेगा, फोर्स रिएक्शन रहेगा, ठीक है। इक्वल अपोजिट फोर्स जब भी दो बॉडी पे लगते हैं तो हमेशा क्या रहते हैं, वो एक्शन रिएक्शन पेयर रहते हैं। अब मान लो हमारे पास दो चार्ज थे, Q1 Q2 r डिस्टेंस पे रखे थे, तो किसी बच्चे के दिमाग में ये भी आ सकता है कि मान लो Q1 Q2 है, ठीक है, दो बॉडी पे दो फोर्स लगते हैं, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, मैग्नीट्यूड अगर सेम रहता है, ठीक है, तो ये ऐसे भी तो हो सकता है, ठीक है, एक ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, ठीक है, दो बॉडी पे लग रहे हैं फोर्स, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक अपवर्ड है एक डाउनवर्ड है, ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। ये कभी जो कूलॉम फोर्स होता है ये कभी ऐसे नहीं लगता है, ठीक है, कभी कपल नहीं बनाता है ये, ठीक है। तो क्या बोला जाएगा कि ये जब ऐसे लग रहा है तो ये कहाँ पर एक्ट करेगा, लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो ये जो फोर्स एक्ट करेगा ये लाइन ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्जेस पर एक्ट करेगा। जैसे ये हमने लाइन से जोड़ दिया, इसको ज्वाइन कर दिया है, तो इस लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग ही लगेगा, इसके अलोंग ही लगेगा, ठीक है, इसके अपोजिट कहीं नहीं जाएगा, इससे एंगल में कभी फोर्स नहीं जाएगा इसके, ठीक है। दो चार्ज अगर रखे हैं, मान लो ये चार्ज है, ये चार्ज है और ये चार्ज है, तो इस पे जो लाइन ज्वाइनिंग है तो यहाँ पर ही फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इन दोनों का लाइन ज्वाइनिंग ये है तो इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है, किसी और डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ठीक है। तो फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, ठीक। जैसे अगर अपोजिट फोर्स है, अपोजिट टाइप के चार्जेस हैं, ठीक है, तो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, तो भी इधर ही लगेंगे, ठीक है। तो फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पॉइंट चार्जेस। तो जो फोर्स एक्ट करेंगे वो हमेशा कहाँ एक्ट करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, ठीक। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। जब भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जब भी लगते हैं दो डिफरेंट बॉडीज पर, और वो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू बॉडीज पे लगते हैं, दोनों बॉडी के सेंटर्स को ज्वाइन कर दें उसी के अलोंग लगते हैं, तो ऐसे फोर्सेस को हम बोलते हैं सेंट्रल फोर्सेस, ठीक है। तो कूलॉम्स फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स भी होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमने कहा था कि दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो दोनों का हमने मैग्नीट्यूड क्या कर दिया, मान लो एफ के इक्वल है, ठीक है। तो F12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू F21 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। सपोज ये एफ होगा, तो एफ जो हमने सबसे पहले बात करी थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उन चार्जेस के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, तो इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q2 के, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल देंगे, एक साथ क्या बोल देंगे कि ये जो फोर्स होंगे एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 के, ठीक है। तीसरी बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। तो ये जो तीसरी, इसमें एक और क्वांटिटी की बात कर रहा है कि अगर दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को वेरी किया जाता है तो भी फोर्स वेरी होता है, ठीक है। और किस तरह से वेरी होता है कि वो जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो जो भी डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो हम पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं कि ऐसा होता है क्या, ठीक है। तो हम वापस यहीं पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पर मैं डिस्टेंस वेरी करता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर चार्जेस को वेरी नहीं करेंगे, ठीक है। तो चार्जेस को ले लेते हैं, मान लो हाईएस्ट ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव रख लेते हैं, 10 माइक्रोकुलम ये भी ले लेते हैं, 10 माइक्रोकुलम का चार्ज इस पे भी ले लेते हैं, ठीक है। दोनों मैंने पॉजिटिव कर दिए इसलिए क्या आएगा, रिपल्सिव फोर्स आएगा, ठीक। अब इसको इस कोने में रखते हैं, इसको इस कोने में रखते हैं, ठीक है। अब एक को फिक्स रखते हैं, दूसरे को मूव करते हैं, ठीक है। अभी 89 न्यूटन का फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, 89, मैं डेसिमल में आगे का नंबर नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो 89 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। अब हम डिस्टेंस थोड़ा कम करते हैं, अभी डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, 10 सेंटीमीटर का है, ठीक है। मैं जैसे ही उसको 1 में ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो 9 सेंटीमीटर पे कितना आ गया आपका, 110, ठीक है, 110 न्यूटन का फोर्स आ गया, ठीक है। जब 10 मीटर पे था तब 89 था, और आपका 1 मीटर पे कितना आ जाएगा, 110 न्यूटन, ठीक है। वैसे 2 पे लाता हूँ तो 140 न्यूटन, ठीक है।
अब 3 पे लाता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 183 न्यूटन, ठीक है। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो अब ये बहुत तेजी से बढ़ने लगा है, शुरुआत में थोड़ा कम बढ़ा था, फिर और ज्यादा बढ़ा, फिर धीरे धीरे और बढ़ रहा है, इसके बाद और बढ़ रहा है, ठीक है। मेजर 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लाते हैं तो 345 हो जाता है। 6 पे लाते हैं तो ये, ठीक है, 561 हो जाता है। 7 पे लाते हैं तो 998 हो जाता है। 8 पे लाते हैं मतलब कि 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 2248 हो जाता है, ठीक है। और 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे मान लो 1 से भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस है तो 4585 न्यूटन का फोर्स लगता है, ठीक है। तो देखा जाए तो क्या होता है, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस, अभी हमने डिस्टेंस कम किया था, हम उल्टा चलते हैं, जैसे जैसे मैं डिस्टेंस कम करूंगा आपको दिखेगा ये जो फोर्स है यहाँ पर, ये जो फोर्स है इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे बहुत तेजी से कम होगी और फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे फिर धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये इन्वर्सली, डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। ये डिस्टेंस के स्क्वायर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस के स्क्वायर के भी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/r², ठीक है। अगर सभी को एक साथ लिखा जाए तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 Q2 बाई r² के, ठीक है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी लिमिट हटाते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k। तो एफ इजिकल टू हम क्या लिख सकते हैं, k Q1 Q2 बाई r², ठीक है। जहां पर k का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, ठीक है। अगर आपको यूनिट नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से बना भी सकते हैं, ठीक है। अगर आपको k इजिकल टू लिखना है, k इजिकल टू लिखना है तो इधर इधर क्या है आपका f है, ठीक है। r जो डिस्टेंस है नीचे है स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके मल्टीपल में चला जाएगा, ठीक है। नीचे क्या बचेगा, Q1 Q2 बचेगा, ठीक है। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, डिस्टेंस का मीटर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। कुलॉम Q1 Q2 चार्जेस है तो चार्ज का जो ऐसा यूनिट होता है कुलॉम होता है और इसका भी क्या होता है, कुलॉम होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका कुलॉम स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा, कुलॉम का स्क्वायर। ये हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलॉम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कुलॉम स्क्वायर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में कर देते हैं, कुलॉम की पावर -2 कर देते हैं, इसको क्या कर देते हैं ऊपर भी लिखते हैं। तो कभी कभी -2 आ जाता है जैसे दिखे तो आप समझ जाना है कि ये क्या है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में कन्वर्ट किया हुआ है, ठीक है। के का जो वैल्यू होता है, ठीक है, फिजिकल मीनिंग जो रहता है 1/4πε0 होता है, ठीक है। ये जो होता है ε0 होता है, ठीक है। अब ε0 क्या होता है, ε0 इज ए परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। ये परमिटिविटी होती है फ्री स्पेस की, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जब Q1 Q2 के बीच में हम जब स्टडी कर रहे हैं तो इसके बीच में जो कुछ भी हम कंसिडर नहीं करते, मतलब कोई भी मीडियम हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जो स्टडी की जाती है वाटर के अंदर की जाती, वाटर के अंदर Q1 और Q2 रख दिया जाता, तो वहां पर जो होता है आपका जो ε0 नहीं होता, वहां पर होता है एप्सिलॉन, ठीक है। और वो कुछ और होता, ठीक है। तो उसको मीडियम की परमिटिविटी कहा जाता है, तो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम कहा जाता है। उस पर कहाँ क्या होता है, सिर्फ एप्सिलॉन यूज होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये जीरो नहीं होता है, इसके जो बॉटम में जीरो होता है ये नहीं होता है उसमें, ठीक है। तो उसमें जो क्वेश्चन अगर गिवन रहेगा तो उसमें परमिटिविटी वाटर की गिवन रहेगी, आपको वो यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। वायर की जगह वाटर की जगह हम वुड भी यूज कर सकते थे, ठीक है। एक लकड़ी का टुकड़ा भी यूज कर सकते थे, कुछ भी यहाँ पर प्लास्टिक भी यूज कर सकते थे। तो सभी की परमिटिविटी क्या रहती है, अलग अलग रहती है, ठीक है। तो ये जो हम डिफॉल्ट जो यूज करते हैं वो क्या रहती है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट क्या होता है इसका, उल्टा होता है इसका, इसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये हो जाएगा कूलॉम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक। इसका ऐसा यूनिट, आपको यूनिट पे खास ध्यान देना है, ठीक है। अगर यूनिट लिखेंगे तो आपका पूरा पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। अगर यूनिट आपने मिस करी है तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है काट लिया जाए, ठीक है, वो चेक करने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो काटेगा या नहीं काटेगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स को क्या लिख सकते हैं, तो फोर्स इसमें हम के की वैल्यू अगर रख देंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा, एफ इजिकल टू 1/4πε0
Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो एफ इजिकल टू 1/4 Q1 Q2 आर स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा फोर्स था। ठीक, अब लिमिटेशन ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ लिमिटेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमने वहाँ पर बात करी थी कि ये पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, उसको हम यहाँ अंडरस्टूड करते हैं क्यों पॉइंट चार्ज के ऊपर ही अप्लीकेबल होता है। ठीक है, और इसके सारे लिमिटेशंस की बात करते हैं। द लॉ इज अप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, पहले तो आपके जो पॉइंट चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉइंट चार्ज होने चाहिए। दूसरी बात, वो चार्ज जब हम फोर्स स्टडी कर रहे हैं तो वो रेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, क्यों रेस्ट में होना चाहिए? क्योंकि एफ इजिकल टू Q1 Q2। ठीक है, के इजिकल टू क्या होता है, थोड़ा सा रब कर देते हैं उसके बाद लिखते हैं। एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाली ये बात है कि एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर में अगर रेस्ट चार्ज नहीं लेते हैं, मतलब आर कंटिन्यूस आपका क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। अगर आर कंटिन्यूस वेरी हो रहा है तो एफ वेरी हो रहा है। अगर एफ वेरी हो रहा है, ठीक है, तो हम फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर सकते। ठीक है, फोर्स के मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर सकते कि कौन सा फोर्स होगा। इसलिए आपका जो पोजीशन है दोनों चार्जेस की वो फिक्स होनी चाहिए एक जगह। उसके बाद आपको फोर्स का मैग्नीट्यूड देखना है। ठीक है, उसके बिना नहीं देखना है। ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट करते करते आपका फोर्स चेंज हो जाएगा। दूसरी बात, पॉइंट चार्ज क्यों लिए? मान लो हमने बड़े चार्ज लिए होते, ठीक है, तो सबसे छोटा चार्ज क्या होता है? ये 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में बात करी थी। सबसे छोटा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। मान लो इसमें कितना भी चार्ज होगा, 2 माइक्रोकूलम या 3 माइक्रोकूलम, कितना भी चार्ज होगा इसके अंदर, ठीक है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों का चार्ज होगा। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिस होंगे। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन या तो अंदर बहुत सारे एक्सेस होंगे या बहुत सारे मिस होंगे। ठीक है, तो ये जो हर एक इलेक्ट्रॉन, इसके हर एक इलेक्ट्रॉन जो एक्सेस होगा और जो कमी होगी, वो एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, तो इसके दोनों के बीच की डिस्टेंस r1 हो जाएगी। ये डिस्टेंस इन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच की r2 हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन अपने आप में एक चार्जेस है। ठीक है, मान लो यहाँ इलेक्ट्रॉन मिस है, यहाँ पर मिस है और यहाँ पर एक्सेस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उनकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, r3 हो जाएगी। तो बड़े ऑब्जेक्ट में हर पॉइंट पे चार्जेस रहेगा, और हर पॉइंट पे चार्जेस रहेगा तो हर पॉइंट पे क्या होगा, वो अट्रैक्शन रिपल्सन होगा। तो डिस्टेंस आपकी वेरी करेगी, तो आपके बहुत सारे फोर्स आएंगे। आपका यहाँ से R1 से आपका F1 आएगा, R2 से आपका F2 आ जाएगा। ठीक है, और R3 से आपका क्या हो जाएगा, F3 हो जाएगा। तो जितने चार्ज रहेंगे इस बॉडी पे, जितने चार्ज इस बॉडी पे रहेंगे, उतने आपके F1 F2 F3 हो जाएगा। और सभी का समेशन देखना पड़ेगा। सभी का क्या देखना पड़ेगा, समेशन। ये एक्चुअल में समेशन का साइन होता है। तो हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड इसका स्ट्रक्चर बने फोर्स का। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उसको पॉइंट चार्ज बोलकर कहानी वहीं हम खत्म कर देते हैं। ठीक है, पॉइंट चार्ज बोलते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कहानी हम वहीं खत्म कर देते हैं। ठीक है, द लॉ कांट बी यूज्ड डायरेक्टली टू द कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बिग ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही बात करी है, बड़े ऑब्जेक्ट पे हम काम नहीं कर सकते। इन सच केसेस वी कैन नॉट डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक है, हम चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कंपेयर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मान लो कभी यहाँ पर भी चार्ज है, यहाँ पर भी चार्ज रहता है। ठीक है, बड़े बॉडी में हर बॉडी, पूरी बॉडी पे चार्ज रहता है। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल चार्ज हर एक दूसरे की इंडिविजुअल चार्ज पे क्या करेगा, अट्रैक्शन या रिपल्सन करेगा। तो हम किसी एक पर फोकस नहीं रह सकते कि इनकी जो चार्जेस की डिस्टेंस है वो ये रहेगी। ठीक है, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि बहुत छोटे छोटे चार्ज होते हैं, पॉइंट चार्ज होते हैं। अब इसमें जो डिस्टेंस रहेगी वो आपका एक ही डिस्टेंस हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अंडरस्टूड हो चुका होगा लिमिटेशंस। ठीक है, आपका कूलॉम्स लॉ के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन उसके ऊपर भी देखते हैं। जैसे फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं, कुछ लॉजिकल बेस्ड भी क्वेश्चन होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फाइंड नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हेन चार्ज डेवलप 1 कूलॉम इन एनी सब्सटेंस। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस पे 1 कूलॉम का चार्ज आपको डेवलप करना है, Q इजिकल टू 1 कूलॉम करना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, मान लो पॉजिटिव चार्ज करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जैसे निकलते हैं, तो यहाँ पर पहले पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर चार्ज होते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव बराबर होते हैं, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, और चार्ज कैरियर की तरह कौन काम करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे उतने इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये कम होते चले जाएंगे। वो आपका पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, सॉरी इधर पॉजिटिव रहेगा ये,
इधर नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज इक्वल रहेंगे। तो जैसे जैसे आपके इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे आपका क्या होता जाएगा, चार्ज बढ़ता चला जाएगा, प्रोटॉन की संख्या बढ़ती चली जाएगी और चार्ज बढ़ता चला जाएगा। तो हम ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे कितने निकाल दें कि आपका जो चार्ज हो जाएगा वो 1 कूलम्ब का हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्वांटाइजेशन में पढ़ा था कि चार्ज चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो अंदर गए हो बॉडी के या अंदर से बाहर निकाले हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, Q इजिकल टू एन ही बोलते हैं, उसी को क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो उसके थ्रू हम ये बोल सकते हैं कि Q इजिकल टू एन ही होता है, चार्ज जो होता है वो क्या होता है, एन ही। एन क्या रहता है, इंटीजर रहते हैं, नंबर रहते हैं, जीरो से इनफाइनाइट तक रहते हैं, 0 1 2 3। ठीक है, आपको क्या दिया है, कुलॉम्स, Q इजिकल टू 1 कुलॉम दिया है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कुलॉम। ठीक है, तो n इंटू क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10 के पावर 90 माइनस का 19 कुलॉम हो जाएगा। ठीक, अब ये जो है 1.6 इंटू 10 के पावर 19, अगर मैं इसको यहाँ से इधर मूव करूंगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो n इजिकल टू क्या हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट करके भी लिख दिया मैंने, तो n इजिकल टू हो जाएगा 1 अपॉन, ये पूरी क्वांटिटी इधर जाएगा तो 1 के डिनोमिनेटर में चली जाएगी, तो 1.6 इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, माइनस का 19 हो जाएगा। ठीक है, 1/1 कितना होता है, ठीक, इसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो होता है 0.625। ठीक है, और 10 की पावर माइनस 19 नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो जाता है, पावर के माइनस चेंज हो जाता है, माइनस का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो ये हो जाएगा 0.165 इंटू 10 की पावर क्या होता है, 19। अगर मैं 10 की पावर 19 से एक 10 निकाल लूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10 की पावर 18 बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 इंटू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 का मल्टीप्लाई मैं 6.25 में करूंगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 6.25 हो जाएगा, डेसिमल एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दो काम किए हैं, एक तो 10 की पावर 19 में से 10 निकाला है और मल्टीप्लाई कर दिया है 6.125 में। ठीक, 6.25 में, तो ये क्या हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा। ओके, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस सब्सटेंस में से बाहर निकालेंगे तब जाकर आपका क्या होगा, एक कूलम्ब चार्ज डेवलप होगा। ठीक है, ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, हम ऐसे गिन भी नहीं सकते 10 की पावर 18 का नाम क्या होता है। ठीक है, अरबों खरबों में ऐसे गिनेंगे तो ठीक है, एक बहुत बड़ा नंबर होता है। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन निकालने पर 1 कूलम्ब आपका डेवलप होता है। ठीक है, तो ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस, व्हाट इज द फोर्स between two small charges sphere having charges of 2 into 10 की power minus 7 coulomb and 3 into 10 की power minus 7 coulomb placed 30 सेंटीमीटर apart in air। ठीक है, अब इसको एयर में रखा हुआ है तो एयर की परमिटिविटी और स्पेस की परमिटिविटी हम सेम मानते हैं। ठीक है, अगर नहीं तो वो वैल्यू गिवन देती। ठीक है, तो हम दोनों की परमिटिविटी क्या रखते हैं, सेम ही रखते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि दो चार्जेस है Q1 और Q2, दोनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। ठीक है, एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। 30 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कितना हो जाएगा, 0.3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। मान लो आपके पास दो चार्जेस है, ठीक है, Q1 और Q2, और इसको 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा हुआ है। Q1 चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, Q1 जो चार्ज है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। Q2 जो चार्ज है वो क्या है, 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। ठीक, हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्जेस। ठीक है, स्मॉल चार्जेस या पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल रहते हैं तो पॉइंट चार्जेस ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो हमें फोर्स निकालना है तो हम जानते हैं फोर्स इजिकल टू क्या होता है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू हमें पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, Q1 Q2 का हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, आर का वैल्यू गिवन है, आर का वैल्यू कितना है, ये यहाँ पर सेंटीमीटर है, हमें मीटर में लेना है क्योंकि हमने यूनिट जितनी भी देखी थी ऐसा ही यूनिट देखी थी, और ऐसा यूनिट में क्या होता है आपका मीटर होता है। ठीक है, तो 30 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.3 मीटर। ठीक है, क्योंकि एक मीटर में कितना होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू करेंगे 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर के का वैल्यू हमने पुट किया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 का वैल्यू पुट किया 2 इंटू
10⁻7 10⁻7 ये नीचे आ गया है, ऊपर पावर में है। Q2 का वैल्यू हमने पुट किया है 3 × 10⁻7, ठीक है, ये भी ऊपर पावर में है -7, ठीक है, अपॉन 0.3 का स्क्वायर, ठीक है, 0.3 का स्क्वायर, ठीक। जब इनको सोल्व करेंगे तो 10⁻9 इंटू 10 की पावर ये -7 हो जाएगा -14, ठीक है। तो ये ऊपर भी जाके क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -14 में से, ठीक है, आपको 9 माइनस करना है, ठीक। तो आपको क्या हो जाएगा 10 की पावर -5, ठीक है, 14 में से 9 माइनस होगा तो माइनस का 5 हो जाएगा। और आपको क्या करना है 9 इंटू 2 इंटू 3, 9 हमने 10 की पावर वाले सोल्व कर लिए, तो बचे कौन है, बचे हुए कौन कौन से हैं, बचे हुए हैं 9 2 3 डिवाइडेड बाय 0.3 का स्क्वायर। 0.3 का स्क्वायर क्या होता है 0.3 इंटू 0.3, ये हो जाएगा 0.9, 3 3 का क्या होता है 9 होता है, तो 0.09 हो जाएगा, सॉरी 0.09 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखो 9 2 और 3 कितना होगा, 9 2 ज़ा 18 और 18 3 ज़ा क्या होगा 54 हो जाएगा। तो ए फिजिकल टर्म क्या लिख सकते हैं 54 इंटू 10 की पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.09, ठीक है। अब 54 में 0.09 का हम डिवाइड करेंगे, तो कैसे करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे डेसिमल हटाएंगे, तो 1 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, हम 1 के पीछे 2 जीरो लगा देंगे मल्टीपल में ऊपर, ठीक है। अब ये 9 1 जा 9 हो जाएगा, ठीक है, और 9 6 जा 54 होता है, तो ये हो जाएगा 6। अब देखो यहाँ पर 10 की पावर -5 है, तो 10 की पावर -5 है इंटू 100 है, मतलब 10 की पावर 2 है, ठीक है, तो -5 + 2, तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन है मैथमेटिकल, ठीक है। ये हो जाएगा 10 की पावर -3 डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 से 54 कैंसिल आउट हो जाएगा 6 टाइम, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। आई होप आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कैसे वैल्यूज निकालनी है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर चार्जेस का वैल्यू अलग अलग बोलेंगे आपको, ठीक है, डिस्टेंस गिवन रहेगा, फोर्स निकालना रहेगा, कभी कभी क्या रहता है फोर्स गिवन रहता है, Q1 Q2 गिवन रहता है और आपको डिस्टेंस निकालना रहता है, ठीक है। तो आई होप वो भी आप निकाल सकते हैं बड़ी इजीली। क्वेश्चन ऑन सेंट्रल फोर्सेस, हमने कहा था कि कुलॉम चार्ज जो है वो सेंट्रल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, कुलॉम फोर्स जो होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन भी बेस्ड होंगे, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन की बात करें, इफ टू चार्जेस 1 किलोग्राम ऑफ 2 कुलॉम, यहाँ पर आपको if two charges 1 kilogram of 3 coulomb and 2 kilogram of 6 coulomb are placed at a distance r, if both charges are released, ठीक है, तो आपके पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है, ये पहले रखे हुए थे और कुछ टाइम के बाद इसको दोनों चार्जेस को r डिस्टेंस पे रखे हुए थे और कुछ टाइम के बाद इसको क्या कर दिया है t टाइम पर रिलीज कर दिया है, ठीक है, छोड़ दिया गया है फ्री टू मूव के लिए। 1 किलोग्राम चार्जेस गेन 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ टी टाइम के बाद ये क्या होता है कि जो Q1 चार्ज है, ठीक है, 1 किलोग्राम वाला जो चार्ज है वो 10 मीटर पर सेकेंड गेन करता है, देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ 2 किलोग्राम चार्जेस एट दैट टाइम, ठीक है, तो उसी टाइम पे जो दूसरा चार्ज है वो कितना वेलोसिटी गेन करेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये गिवन है कि आपके पास दो चार्जेस हैं, एक 1 किलोग्राम का है, दूसरा 2 किलोग्राम का है, ठीक है, 1 किलोग्राम के ऊपर चार्जेस है 3 कूलम का और 2 किलोग्राम के ऊपर चार्जेस है 6 कूलम का, ठीक है, और दोनों के दोनों कहाँ पर रखे हैं एट ए डिस्टेंस r, तो r डिस्टेंस पर रखे हैं। Q1 कूलम है 3 कूलम चार्ज है, ठीक है, Q2 का जो चार्ज है वो 6 कूलम का चार्ज है, ठीक है, जो Q1 चार्ज है वो 1 किलोग्राम का है, Q2 चार्ज है वो 2 किलोग्राम का चार्ज है, ठीक है। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमें ये पॉइंट चार्ज ही कंसिडर करके चलना है, अगर हम पॉइंट चार्ज कंसिडर नहीं करेंगे तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो चार्ज 1 पे जो लगने वाला फोर्स है, ठीक है, चार्ज 1 पे फोर्स लगने वाला जो फोर्स है ड्यू टू 2, ठीक है, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक है, वो इक्वल होगा और अपोजिट होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 के, ठीक है, तो Q2 पे चार्ज पे लगने वाले, तो दोनों फोर्स क्या रहेंगे इक्वल और अपोजिट रहेंगे, क्योंकि हमने ये, ठीक है, तो थ्योरी में पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ की, दोनों फोर्स जब इक्वल और अपोजिट रहेंगे, ये दोनों चार्ज स्टेशनरी एक पॉइंट पे रखे हुए हैं, तो इनका पूरे जो सिस्टम है इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर अगर हम इसको एक ब्लॉक के फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दे तो इधर से लगने वाला फोर्स इधर लगने वाला फोर्स के इक्वल होता है, तो एफ नेट हम बोलते हैं इज इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे से क्या हो जाता है कैंसल आउट हो जाता है।
और किसी सिस्टम में अगर नेट फोर्स जीरो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि मोमेंटम इसका कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, कांस्टेंट। तो डी बाई डी टी ऑफ टी इजिकल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। अगर मोमेंटम कांस्टेंट होता है इसका मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम जीरो होता है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, सॉरी चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम जब जीरो होता है इसका मतलब क्या होता है, m1v1 इजिकल टू m2v2, ठीक है। किसी पॉइंट पे इस पार्टिकल का मोमेंटम और उसी पॉइंट पे उसी टाइम पर उस टाइम का मोमेंटम आपका क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ लगेगा। अगर आपका नेट फोर्स जीरो होता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, अगर ये दोनों जब रिलीज करेंगे, ठीक है, यहाँ से, तो इन दोनों फोर्स की वजह से क्या होंगे, दोनों फोर्स चलेंगे। और जब इसका वेलोसिटी, मान लो अभी ये ऐसे अभी रुका नहीं है, ऐसे चल रहा है, हमने इसको रोक के दिखा रहे हैं कि इस पोजीशन पे टी टाइम पे आपका 10 मीटर पर सेकेंड हो गया है, तो उस टाइम पे इसका वेलोसिटी कितना होगा, इसका वेलोसिटी हमें निकालना है, ठीक है। तो ये इसका मीटर पर सेकेंड कितना हो जाएगा, ठीक है। हम क्या बोलेंगे कि अगर मोमेंटम कंजर्व है तो m1v1 इजिकल टू क्या होगा आपका m2v2, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है, P इजिकल टू आपने 11 में पढ़ा होगा mv होता है, ठीक है। तो यहाँ पर m1v1 इजिकल टू क्या हो जाएगा m2v2। m1 कितना गिवन है, 1 किलोग्राम। वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो जाएगा 1 इंटू 10। m2 कितना है, 2 किलोग्राम है। वेलोसिटी हमें क्या निकालना है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है। तो वेलोसिटी v2 कितना आ जाएगा, वेलोसिटी v2 आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। तो आई होप ये एक लॉजिकल क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सेंट्रल फोर्सेस है, ठीक है। अगर सेंट्रल फोर्सेस की कंडीशन नहीं होती है, ठीक है, जो फोर्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू चार्जेस लगते हैं सेंट्रल फोर्स कहलाते हैं। अगर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होती तो हम ये क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते थे, चाहे इसका मोमेंटम कंजर्व हो, ठीक है। लेकिन अगर ये अपोजिट फोर्स में लगते हैं, ठीक है, अगर ये कुछ ऐसा फोर्स जाता, एक इधर जाता एक इधर जाता, ठीक है, तो मोमेंट आ जाता बीच में, और मोमेंट आ जाता तो हम ये अप्लाई नहीं कर पाते। ओके, ठीक है, आई होप आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अ पॉलीथीन पीस, एक पॉलीथीन का पीस है, ठीक है, रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। एक पॉलीथीन का पीस है, मान लो यहाँ पर एक पॉलीथीन का पीस है, ठीक है, और यहाँ पर एक वूल है, ठीक है, वूल से रब कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉलीथीन है, वूल को क्या कर रहे हैं, इन दोनों को आपस में रब कर रहे हैं। प्लीज फाउंड हैव टू नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो पॉलीथीन के ऊपर हमें क्या दिखता है, एक नेगेटिव चार्ज दिखता है, कितने का, तो इसके ऊपर जो चार्ज होता है माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, कूलम। तो इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज है, पॉलीथीन पॉलीथीन पीस रब्ड विद द वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज ऑफ 3 इंटू 10 की पावर माइनस, ठीक है। पॉलीथीन के ऊपर कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम का। फाइंड क्या करना है, सबसे पहले ए फाइंड आउट करना है हमें। ए में क्या है, एस्टिमेट द नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो हमें ये एस्टिमेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच, ठीक है। तो सबसे पहले हमें तो ये एस्टिमेट करना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं। दूसरी बात ये है कि फ्रॉम विच टू विच, कहाँ से कहाँ हुए हैं, ये भी हमें बताना है। इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, क्या अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो क्या मास भी ट्रांसफर हुआ है, वो कितना हुआ है ये भी हम दिखा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जब भी पॉलीथीन वूल से रब करेगी, ठीक है, तो चार्जेस किसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पॉलीथीन पीस रब्ड विथ वूल इज फाउंड टू हैव ए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। जब पॉलीथीन को रब किया गया वूल से तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया, तो किसके ऊपर आया, पॉलीथीन के ऊपर आया, क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। नेगेटिव चार्ज आया मतलब कि माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस का 7 कूलम, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज कैसे आया, ठीक है, तो इसमें देखो पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे, तब जाके ये न्यूट्रल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर P मतलब प्रोटॉन लिख देता हूँ, प्रोटॉन, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने प्रोटॉन थे, तब जाके न्यूट्रल रहा होगा। और जब हम इसको रब कर रहे होंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे तभी नेगेटिव आया होगा। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से, वूल से पॉलीथीन के अंदर आए होंगे। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए होंगे, तो फ्रॉम विच टू विच में क्या बोलेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन वूल से पॉलीथीन में आए, ठीक है, वूल से कहाँ आए हैं, पॉलीथीन में आए, ठीक है। अब कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं तो हम क्या बोलते हैं कि Q इजिकल टू क्या होता है, एन ही होता है, ठीक है। तो Q इजिकल टू एन ही, क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज, ठीक है। तो जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतना ही चार्ज हो जाता है, ठीक। सॉरी। तो यहाँ पर जो चार्ज गिवन है वो कितना है, माइनस का 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो फर्स्ट को सोल्व करते हैं। हमें चार्ज गिवन है Q इजिकल टू माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम।
नेगेटिव इसलिए लिया क्योंकि हमें क्या लेना था, ठीक है, नेगेटिव गिवन है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर फ्रॉम वूल टू पॉलीथीन, ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पर पॉलीथीन था, यहाँ पर क्या था, वूल था, तो वूल से पॉलीथीन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। क्यों हुए? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव चार्ज आया। कहाँ से आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन बड़े हैं इसमें। इलेक्ट्रॉन बड़े हैं मतलब कि कहाँ से आया? वूल में से आया, वूल में से आया होगा, ठीक है। तो Q इजिकल टू एन ही होता है, कितना चार्ज है हम ये भी निकाल लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Q गिवन आपको 3 × 10⁻⁷, ठीक है। हमें इसके नेगेटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं है, हमें इसके मैग्नीट्यूड से मतलब है, इतना चार्ज है, ठीक है। अदरवाइज क्या लिखना पड़ेगा? अगर इसका हमें साइन लिखना है, नेगेटिव लिखना है, तो इलेक्ट्रॉन को भी नेगेटिव के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन कन्वर्जन कुछ भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा तो हम ये भी पॉजिटिव ले लेते हैं। तो जो चार्ज गिवन है 3 × 10⁻⁷ कूलॉम गिवन है, इजिकल टू एन की जगह एन ही रहेगा, ठीक है। 1.6 इंटू इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। अगर आपको एन का वैल्यू निकालना है तो ये पूरा इधर इसके डिवाइड में जाएगा, ठीक है। आपको सिंपल सा सोल्व करना है, तो एन इजिकल टू क्या हो जाएगा, एन इजिकल टू हो जाएगा 3 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई, ये पूरा इधर जाएगा, टर्म इधर जाएगी तो उसके डिवाइड में जाएगी, तो 1.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। अब 10 की पावर सॉरी 10⁻⁻19, ठीक है, ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा, ठीक है। 3 में डिवाइड करेंगे 1.6 का, इंटू यहाँ पर करेंगे 10⁻7, ठीक है, 19 जाएगा तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻19 +19 कितना हो जाएगा, ये -7 + 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10⁻12, ये टर्म क्या हो जाएगी, 10⁻12 हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल यहाँ सोल्व करते हैं हम, ये हो जाएगा 3 में 1.6 का डिवाइड करेंगे तो 1.85 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻7 + 19, 10⁻⁻7 प्लस 19, ठीक है, पावर में -7 + 19 रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 10⁻12 हो जाएगा, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे, ठीक है। ये अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू ले ली हमने, ठीक है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरे क्या बोला था, इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ द मास फ्रॉम वूल टू द पॉलीथीन, ठीक है, क्या यहाँ पर मास ट्रांसफर हुआ है वूल से पॉलीथीन में, ठीक है, हाँ हुआ है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का भी अपना खुद का एक मास होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतना मास ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ यहाँ पर भी क्या हो रहा है, मास ट्रांसफर होता है। तो देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ द मास टेकिंग प्लेस, दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ मास, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक अपना खुद का एक मास होता है, ठीक है। कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ पर 1 हट गया है, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻31 किलोग्राम है, ठीक है। तो टोटल मास ट्रांसफर टू पॉलीथीन फ्रॉम वूल, तो जितना कितना टोटल मास ट्रांसफर होगा पॉलीथीन से वूल में, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चले गए होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, तो ये इतना क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। तो एम इजिकल टू क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का मास इंटू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका टोटल मास हो जाएगा। सिंपल सा वैल्यू पुट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं 1.85 इंटू 10⁻12, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेटली जो मास जाएगा वो 1.707 इंटू 10⁻18 किलोग्राम यहाँ से ट्रांसफर होगा, कहाँ से, वूल से पोलोथीन के अंदर, ठीक है। तो ये फिर लॉजिकली क्वेश्चन था आपका, ठीक है। यहाँ पर हम ये भी सीख गए कि जो चार्जेस डेवलप होता है इधर से उधर तो मास ट्रांसफर जरूर होता है, ठीक है, मास ट्रांसफर होता है, कितना होता है, जितना इलेक्ट्रॉन जाता है, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाते हैं इंटू एक इलेक्ट्रॉन का जितना मास होता है, ठीक है, तो इतना मास हमेशा क्या होता है, ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में।